हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो मैं आपको करवा रही थी स्विट्ज़रलैंड का संविधान, उसका फर्स्ट चैप्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने करवा दिया है। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार की सरकार है। संघीय सरकार है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसका अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें जानने वाले हैं। और जो लोग नए आए हैं वीडियो में, वो कमेंट बॉक्स पे जाकर पिछले वीडियोस का लिंक देख सकते हैं। उसमें जो भी वीडियोस आपको यूज़फुल लगे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघीय सरकार क्या है। फेडरल गवर्नमेंट जो है, स्विस शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है। यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से मूलभूत रूप में भिन्न है, परंतु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है। ये कथन है डॉक्टर गार्नर के। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये कथन दे देगा, उसके बाद पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये किसके कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन में डॉक्टर गार्नर होंगे तो वो सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे भी यदि आप ऐसे कथन अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलने का चांसेस होता है, ठीक है। 1998 में स्विट्जरलैंड के लिए नवीन संविधान का निर्माण हुआ तथा इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 से लागू किया गया है। 1848 में निर्मित स्विस संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका की दो सबसे प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, बहुल कार्यपालिका तथा द्वितीय, संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं यानी कार्यपालिकाओं का समन्वय। 1999 से लागू किए गए संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ भिन्न है, लेकिन पूर्व कार्यपालिका की उपयुक्त दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन संविधान में भी बनाए रखा गया है। 1848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को संघीय परिषद फेडरल काउंसिल का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्विस संविधान के द्वारा जिस प्रकार की कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है वह अपने आप में एक वर्ग है। इसके संगठन और शक्तियों का ही नहीं, वरन विधानमंडल के साथ इसका जो संबंध है उसका भी कोई सादृश्य नहीं मिलता है। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि एक निश्चित नेतृत्व के अंतर्गत ही कार्यपालिका शासन संचालन का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, लेकिन स्विस कार्यपालिका बहुल है और सामान्य धारणा के विपरीत इसके द्वारा सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार सामान्य धारणा के अनुसार कार्यपालिका या तो संसदात्मक हो सकती है या अध्यक्षात्मक, लेकिन स्विस कार्यपालिका को इन दोनों में से किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, वरन इसमें दोनों के ही तत्वों का मिश्रण है। स्विस कार्यपालिका के अंतर्गत इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया है। स्विस कार्यपालिका के इन लक्षणों के आधार पर ही प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने लिखा है कि यह विश्व की वैधानिक पद्धतियों में सर्वाधिक अनुपम है। ब्राइस के मतानुसार यह एक ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन करना अन्य सभी संस्थाओं से महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की रचना, फेडरल गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन। नवीन संविधान जो है उसके अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है, संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। और अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। स्विट्जरलैंड जैसे प्रबल प्रजातंत्रीय भावना वाले देश में कार्यपालिका के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाना अनुचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कारणों से किया गया है। सर्वप्रथम, स्विस संघीय संसद के सदस्य जनता के इतने अधिक संपर्क में रहते हैं कि स्विस जनता संघीय संसद के सदस्यों द्वारा किए गए निर्वाचन को जनता द्वारा किया गया निर्वाचन मानती है।
इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा संविधान निर्माता संघीय सरकार के चुनाव को राजनीतिक दलबंदी से अलग रखना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि पर्याप्त राजनीतिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति ही संघीय सरकार के लिए चुने जाए। इसीलिए भी उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाया गया। जहाँ तक योग्यताओं का प्रश्न है, संविधान ने यह निश्चित किया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 175 में केवल यह कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में दो महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित हो गई है। प्रथम परंपरा के अनुसार स्विट्जरलैंड के दो सबसे बड़े और प्रमुख कैंटनों बर्न और ज्यूरिच का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषा भाषी कैंटन वाउद को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा यह है कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषा भाषी, 2 फ्रेंच भाषा भाषी तथा 1 इटालियन भाषा भाषी होता है। इस व्यवस्था के संबंध में जॉन ब्राउन मेसन ने कहा है कि इस तरह संतोषजनक क्षेत्रीय तथा भाषाई वितरण का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्यतया संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। साधारणतया संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचित होते ही वे संघीय संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। संघीय सरकार के सदस्य न तो कैंटन के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार का व्यवसाय करने की आज्ञा है। कार्यकाल टर्म संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु इसके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार चुनते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनः निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि संघीय सरकार के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं, जिससे वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सके। उदाहरणार्थ, मोटा 30 वर्ष तक, कॉफ 27 वर्ष तक और बेल्टी 25 वर्ष तक संघीय सरकार के सदस्य रहे। व्यवहार में 1854 और 1862 इन 2 अवसरों को छोड़कर संघीय संसद ने सदैव ही संघीय सरकार के सदस्यों को उस समय तक पुनर्निर्वाचित किया है जब तक कि वे अपने पद पर बने रहना चाहे। वेतन, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ, सैलरी, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों को यदि वे 10 वर्ष तक परिषद के सदस्य रह चुके हैं तो उन्हें निवृत्ति वेतन यानी पेंशन दिया जाता है, जो वेतन का 40% से 60% के बीच होता है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है और पार्षद बहुत अधिक सादगी से रहते हैं। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वे ही विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल में संघीय सरकार के सभी सदस्य सैनिक सेवा से मुक्त हैं और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यदि संघीय सरकार के सदस्य अपनी ही इच्छा से अपना यह विशेष अधिकार समाप्त कर दे तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाया जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट।
संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है। यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए हरमुलर 3 बार 1899, 1907 और 1916 अध्यक्ष रहे। इसी प्रकार डॉक्टर फिलिप एटर 4 बार और मिस्टर मोटा 5 बार स्विस राज्यमंडल के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में ज्येष्ठता के नियम सीनियरिटी रूल का ध्यान रखा जाता है और चेष्टा यह की जाती है कि क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हो जाए। यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की भांति ही एक विभाग का प्रमुख होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। संघीय सरकार के अध्यक्ष या स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य। स्विट्जरलैंड के राज्यमंडल के जो राष्ट्रपति है, स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति है, उनके क्या अधिकार और कार्य है ये आप जानेंगे, ठीक है। राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ स्विस कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन। स्विस राज्यमंडल के राष्ट्रपति का पद भी संघीय सरकार की भांति ही अनुपम है और यह स्विस नागरिकों की गहरी प्रजातंत्रीय और गणतंत्रीय भावना का प्रतीक है। अपनी गहरी प्रजातंत्रीय भावना के कारण ही उसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति को प्रदान न कर एक समिति को प्रदान की गई है और समिति के अध्यक्ष अर्थात राज्यमंडल के राष्ट्रपति को किसी भी रूप में उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। लावेल के अनुसार वह साधारण रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका समिति का अध्यक्ष होता है और इस कारण वह यह जानने का प्रयत्न करता है कि उसके साथी क्या कर रहे हैं और वह राज्य के नाम मात्र के अध्यक्ष के औपचारिक कर्तव्यों को पूरा करता है। राष्ट्रपति के कार्य भी 2 प्रकार के हैं। राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन और संघीय सरकार के सभापति के रूप में एज चेयरमैन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति का राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में क्या कार्य है और संघीय सरकार के सभापति के रूप में क्या कार्य है। राज्यमंडल के राष्ट्रपति के रूप में 1914 के संघीय प्रशासन संगठन अधिनियम में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विस राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उनके परिचय पत्र क्रेडेंशियल्स स्वीकार करता है। यह विदेशों में स्विस राज्यमंडल का प्रतिनिधि तथा अधिवक्ता माना जाता है। संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वह अपने हस्ताक्षर करता है, किंतु यह एक औपचारिकता मात्र है और उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अब अन्य राज्यों के प्रधान स्विट्जरलैंड की राजकीय यात्रा पर आते हैं तो संघीय सरकार के 7 सदस्य उनका स्वागत करते हैं। वह संघीय चांसलरी फेडरल चांसलरी का निर्देशन तथा नियमन करता है। संघीय सरकार के सभापति के रूप में राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं? संघीय सरकार के सभापति के रूप में यह इस संस्था का सभापतित्व करता है और किसी विषय पर टाई पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का अध्यक्ष होता है और अन्य पार्षदों की भांति ही वह कुछ प्रशासनिक प्राधिकारों का प्रयोग करता है। उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, परंतु यह केवल सुझाव ही दे सकता है, आदेश नहीं। वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है और न पदच्युत। उसके द्वारा संघीय सरकार के सदस्यों के विभागों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वह किसी भी अर्थ में संघीय सरकार का स्वामी या नेता नहीं है। अत्यंत संकटकालीन स्थिति में सरकार की ओर से अध्यक्ष को कभी कभी कुछ कार्य करने के अधिकार दे दिए जाते हैं। फिर भी साधारणतया सरकार में अन्य सदस्यों से बढ़कर
अध्यक्ष के कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि यदि सरकार का कोई अध्यक्ष विदेशी यात्राएं करे तो भी उसकी आलोचना की जाती है। राष्ट्रपति पद की स्थिति, पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस प्रकार राज्यमंडल का राष्ट्रपति प्रायः शक्ति शून्य है और अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री या अन्य किसी कार्यपालिका प्रधान से उसकी तुलना करना नितांत भ्रमपूर्ण है। क्योंकि संघीय सरकार के सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त है, इसलिए स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। और क्योंकि अध्यक्ष पद के कोई विशेष अधिकार नहीं है, इसलिए हैंस हूवर के शब्दों में कहा जाता है कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है। उसे अपने सहयोगियों की अपेक्षा कुछ वरीयता दी जाती है, लेकिन वरीयता मात्र औपचारिक है। यह वास्तव में ना तो राष्ट्र का प्रधान है और न शासन का ही। यह देश के प्रशासन के लिए अन्य पार्षदों की अपेक्षा किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं है। रैपार्ड के शब्दों में उसके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है, उसका ना तो कोई विशेष अधिकार है और ना ही कोई विशेष प्रभाव है। किंतु यह समझना गलत होगा कि स्विस राष्ट्रपति का पद सर्वथा प्रभावहीन और अनावश्यक है। राष्ट्रपति पद स्विस शासन का सर्वोच्च पद है और उसके द्वारा कुछ ऐसे औपचारिक कार्य किए जाते हैं जिन्हें समस्त सदस्य एक साथ नहीं कर सकते। स्विस राष्ट्रपति पद के गौरव पर संदेह नहीं किया जा सकता। ब्रुक्स ने ठीक ही कहा है कि जनसेवा के एक लंबे जीवन के पश्चात सर्वोच्च पारितोषिक के रूप में इस पद की कामना की जाती है और इसी कारण यह समस्त स्विस जनता के लिए बहुत अधिक सम्मान का पात्र है। प्रशासन के विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स स्विट्जरलैंड में कैसे है? भारत, ब्रिटेन आदि देशों में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड में यह संख्या जो है निश्चित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रशासनिक विभागों की संख्या निश्चित होती है और समस्त प्रशासनिक कार्यों को 7 विभागों में बांट दिया गया है, जो इस प्रकार है। राजनीतिक विभाग यानी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, न्याय और पुलिस विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड जस्टिस, गृह विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर, सेना विभाग मिलिट्री डिपार्टमेंट, वित्त तथा प्रशुल्क विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड कस्टम, सार्वजनिक अर्थ विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इकोनॉमी, डाक और रेल विभाग पोस्ट एंड रेलवेज डिपार्टमेंट। प्रत्येक विभाग संघीय सरकार के एक सदस्य के अधीन होता है जो उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य अपनी बैठक में बातचीत के आधार पर विभागों का बंटवारा कर लेते हैं और प्रायः एक सदस्य को वही विभाग दिया जाता है जो उसके पास पहले से था, जिससे वह अपने अनुभव से लाभ पहुंचा सके। प्रत्येक विभाग का प्रमुख अन्य किसी विभाग का उप प्रमुख होता है, जिससे किसी विशेष सदस्य की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में भी विभागीय कार्य का सुचारू रूप से संचालन हो सके। कार्य प्रणाली यानी वर्किंग। संघीय सरकार की साधारणतया सप्ताह में 2 बैठकें होती है। संघीय सरकार की कार्यवाही गुप्त होती है। संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा सके, इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। मत हाथ उठाकर दिए जाते हैं और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। 1848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय परिषद की कार्यप्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, लेकिन नवीन संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की ओर संकेत किया गया है। अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में लेगी। संघीय सरकार के कार्य और इसकी शक्तियाँ, फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड इट्स पावर। संघीय सरकार मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति निहित है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है, जिसका अध्ययन इन शीर्षकों में किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स। संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में स्विस सरकार को जो शक्तियाँ प्राप्त है वो इस प्रकार है।
सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन निर्धारित करेगी। यह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उन्हें समन्वय स्थापित करेगी। यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी। यह जानकारी केवल उस समय नहीं दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय विधियों तथा आदेशों के अनुसार समन्वय समस्त राज्यमंडल में प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। संघीय सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई है। वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों को दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियां करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियों की क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इस हेतु संघीय सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो इस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। उपयुक्त के अतिरिक्त संघीय सरकार के द्वारा कुछ औपचारिक कार्य भी किए जाते हैं। यह कार्य संघीय सरकार सामूहिक रूप से या इसके 2-3 सदस्य मिलकर करते हैं। विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय पत्र प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह और मनोरंजन आयोजनों में भाग लेना, ऐसे ही कुछ कार्य हैं। विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार के अंतर्गत लगभग 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है। संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उस पर लोक निर्णय कराया जाए। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रणाली के अंतर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय सरकार के इन अध्यादेशों व नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव कानूनों जैसा ही होता है और न्यायालयों द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होंगे। संघीय सरकार के इन विधायी कृत्यों को दृष्टि में रखते हुए रायपाड ने लिखा है कि वस्तुतः और संवैधानिक धारणा के नितांत विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है। वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय क्षेत्र में भी संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है।
स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा यानी संघीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत यह संघीय बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। संविधान के अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी और कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार के कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है एवं उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। वह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। संकटकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स। 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक तथा बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए तथा संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार कार्य किया। वर्तमान संविधान भी कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं करता है, लेकिन विगत इतिहास और व्यावहारिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं बल्कि कार्यपालिका ही कर सकती है तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह नितांत स्वाभाविक है। इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लावेल ने लिखा था, संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय परिषद के संबंध में कही गई बात वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर पूर्ण रूप से लागू होती है। संघीय सरकार का संघीय संसद से क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। रिलेशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विद फेडरल पार्लियामेंट। संघीय सरकार को स्विस शासन व्यवस्था की एक विलक्षण संस्था कहा जाता है और उसकी यह विलक्षणता सर्वाधिक रूप में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद के साथ उनके संबंध में देखी जा सकती है। संघीय सरकार और संघीय संसद का यह पारस्परिक संबंध न तो पूर्णतया ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है और न ही अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को कठोर रूप में अपनाते हुए कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को अमेरिकी संघ की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस से बिल्कुल पृथक यानी अलग रखा गया है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भाग नहीं लेते, परंतु स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की बैठकों में भाग लेते, प्रश्नों का उत्तर देते, वाद विवाद में भाग लेते तथा मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं। विधियों के तो सभी प्रारूप संघीय सरकार द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं और निजी सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक भी सर्वप्रथम संघीय सरकार के पास परीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में पहल संघीय सरकार द्वारा ही की जाती है और संघीय सरकार कानून निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। कार्यपालिका द्वारा कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने की यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इसके साथ ही यह ब्रिटिश व्यवस्था से इस रूप में भिन्न है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका में पराजित होने पर उन्हें पद त्याग करना होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पद त्याग किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लावेल ने इन दोनों स्विस संस्थाओं के पारस्परिक संबंध की इस विशेष प्रवृत्ति को लक्ष्य करते हुए लिखा है कि स्विस संघीय सरकार का सदस्य एक वकील अथवा वास्तुकार की तरह है। उसका परामर्श लिया जाता है और प्रायः उस पर ध्यान भी दिया जाता है, लेकिन यदि उसका नियोजन उसके परामर्श के विरुद्ध ही कार्य करने की हट करे
तो वकील अथवा वास्तुकार से अपनी वृत्ति छोड़ देने की बात नहीं सोची जाती। वस्तुतः ऐसा करना असंवैधानिक समझा जाता है। जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक नियंत्रण का प्रश्न है, इस संबंध में संवैधानिक स्थिति एक प्रकार की है और व्यवहारिक स्थिति दूसरे ही प्रकार की है। संवैधानिक स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार संघीय संसद में ही राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता निहित है। संविधान के अनुसार संघीय सरकार विदेशी मामलों, सशस्त्र बलों, सेनाओं अथवा सार्वजनिक प्रशासन के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग या तो संघीय संसद के पूर्व आदेश अनुसार करती है अथवा कार्य कर चुकने के बाद इन पर संघीय संसद का अनुसमर्थन प्राप्त कर लेती है। संघीय संसद संघीय सरकार को संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दे देती है और जब चाहे तब उसे वापस ले लेती है। वह प्रस्तावों तथा आदेशों द्वारा संघीय सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। संघीय सरकार के सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संघीय संसद करती है। संघीय संसद के विघटन की स्थिति में संघीय सरकार का भी विघटन हो जाता है और संघीय सरकार अपने कार्यों का वार्षिक विवरण संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। संविधान के इन उपबंधों से ऐसा प्रतीत होता है कि संघीय सरकार जिन शक्तियों का प्रयोग करती है वे मौलिक रूप से संघीय संसद की है और संघीय सरकार उनका प्रयोग संघीय संसद के एक अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में ही करती है। जूर्चर के मतानुसार स्विस संविधान का सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतंत्र अथवा सहायुक्त कोऑर्डिनेट शाखा न होकर संघीय संसद की सेविका है। इसी प्रकार प्रोफेसर डाइसी ने लिखा है कि संघीय सरकार से आशा की जाती है कि वह संघीय संसद द्वारा निर्धारित नीति को जो अंततोगत्वा राष्ट्र की ही नीति है क्रियान्वित करेगी। संघीय सरकार की उसी प्रकार से संघीय संसद के आदेशों पर चलती है जिस प्रकार किसी दुकान के गुमास्ते से यह आशा की जाती है कि वह अपने मालिक की आज्ञाओं का अवश्य ही पालन करेगा। वास्तविक स्थिति क्या है? संघीय सरकार की एक्चुअल पोजीशन। स्विट्जरलैंड में इस संबंध में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर है। वर्तमान समय में विश्व में लगभग सभी राज्यों में व्यवस्थापिका से कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली हो गई है और स्विट्जरलैंड भी इसका कोई अपवाद नहीं है। सिद्धांततः संघीय सरकार संघीय संसद की अभिकर्ता मात्र है, लेकिन व्यवहार में संघीय सरकार की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और संघीय संसद से नियंत्रित होने के बजाय यह संघीय संसद पर नियंत्रण रखने लगी है। अन्य राज्यों के समान स्विट्जरलैंड में भी लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति को अपना लिया गया है और इसके कारण संघीय सरकार के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि संघीय संसद अपने अल्प समय और सामान्य योग्यता के आधार पर इन सभी कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सकती। विधायी क्षेत्र में भी स्थिति यही है। संघीय सरकार के सदस्य मत देने के अतिरिक्त कानून निर्माण को समस्त प्रक्रिया में भाग लेते हैं और संघीय संसद की तुलना में परिषद के सदस्यों के अधिक योग्य और अनुभवी होने के कारण कानून निर्माण का कार्य बहुत कुछ सीमा तक सरकार के विवेक के अनुसार ही संपन्न होता है। संघीय सरकार के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ होते हैं और अनेक बार उनका पुनर्निर्वाचन होता है। इस लंबी पदावधि के कारण उनकी प्रतिष्ठा और शासन कुशलता और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में संघीय संसद की तुलना में संघीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बना दिया है। वस्तु स्थिति यह है कि संघीय संसद ने स्वयं ही अपनी सीमाओं को समझ लिया है और रैपार्ड के शब्दों में संघीय संसद के संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज नेतृत्व स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के हाथों में चला गया है। इसी प्रकार ब्राइस ने लिखा है कि वैधानिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की सेविका होते हुए भी व्यवहार में संघीय सरकार ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद के समान और फ्रांस की कुछ मंत्रिपरिषदों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। यह पथ प्रदर्शक भी है और साधन भी। संघीय सरकार की विशेषताएं। सलाइंट फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं खासियत है? स्विस संघीय सरकार अपने ढंग की एक ही और प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के शब्दों में स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार विश्व की अन्य सभी कार्यपालिकाओं से अधिक ध्यान देने योग्य है। संघीय सरकार की जिन विशेषताओं ने
उसे यह स्थिति प्रदान की है, उनका अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सामान्यतया ऐसा समझा जाता है कि व्यवस्थापिका का संगठन बहुलता के आधार पर, लेकिन कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका का नेतृत्व एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। वर्तमान समय के अधिकांश राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के नेतृत्व में और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। यह कार्यपालिका बहुल इस दृष्टि से है कि संघीय सरकार के सातों ही सदस्यों की स्थिति समान है और इसी कारण हैंस हूबर लिखते हैं कि राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है। स्विस नागरिकों में प्रजातंत्रीय और गणतंत्रीय भावनाओं की अतिशयता के कारण ही उनके द्वारा बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। रैपार्ड के शब्दों में ही हमारी प्रजातंत्रीय भावना किसी एक व्यक्ति की अतिशय प्रभुसत्ता के विरुद्ध विद्रोह करती है। इस बहुल कार्यपालिका का अन्य कोई उदाहरण नहीं है और पूर्व सोवियत संघ की प्रेसिडियम को ही इसके समीप कहा जा सकता है। लेकिन स्विट्जरलैंड और पूर्व सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में आधारभूत भेद है और इस कारण यह समानता मात्र औपचारिक है, वास्तविकता नहीं। स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड की विशेष परिस्थितियों के कारण ही है और विश्व के अन्य देशों में, विशेषतः भारत जैसे देश में इसे सफलतापूर्वक अपनाना कतई संभव नहीं है। संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय, अमेलगमेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। राज्य और शासन संबंधी ज्ञान के अंतर्गत कार्यपालिका के 2 प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम संसदात्मक कार्यपालिका, जिसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन है, और द्वितीय अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जिसका आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन स्विस शासन व्यवस्था अपने आप में एक वर्ग है। यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं से मूलभूत रूप में भिन्न है, परंतु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिश्रण है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से स्विस संघीय सरकार के साम्य और अंतर का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। संसदात्मक कार्यपालिका ब्रिटिश कार्यपालिका से तुलना, यानी स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसकी तुलना ब्रिटिश कार्यपालिका से यानी संसदात्मक कार्यपालिका से किया जाएगा भी, ठीक है। कंपैरिजन विद पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव। स्विस कार्यपालिका का स्वरूप संसदात्मक कार्यपालिका अर्थात इंग्लैंड की मंत्री परिषद से कुछ अंशों में समान है। बाहरी रूप में इन दोनों में जो समानताएं दिखाई देती है वो इस प्रकार है। ब्रिटिश सम्राट के समान स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वह भी कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान ही है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय सभा के दोनों सदनों में बैठते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बहुत कुछ अंशों तक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों को समान ही विधि और बजट निर्माण के कार्य में सहयोग देते हैं। संघीय सरकार भी संसदात्मक व्यवस्था के मंत्रिमंडल की भांति ही पार्लियामेंट की एक समिति मात्र है। इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद की भांति ही संघीय सरकार संघीय संसद का पद प्रदर्शन करती है। इन समानताओं के होते हुए भी संघीय सरकार इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद या अन्य किसी संसदात्मक कार्यपालिका से मूलतः भिन्न है। रचना, कार्य और शक्ति तथा कार्यप्रणाली सभी रूपों में संसदीय कार्यपालिका से इसका भेद इन रूपों में देखा जा सकता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। यदि वे मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के समय व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते तो 6 माह के भीतर ही उन्हें व्यवस्थापिका का सदस्य बनाना होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में एक ही व्यक्ति संघीय संसद और संघीय सरकार दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। संघीय संसद के जो सदस्य संघीय सरकार के लिए चुने जाते हैं उन्हें संघीय संसद से त्यागपत्र देना होता है। संसदीय कार्यपालिका का एक प्रमुख तत्व
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद एक इकाई की भांति कार्य करती है और मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ बैठते या एक साथ तैरते हैं। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 177 में यद्यपि यह कहा गया है कि संघीय सरकार अपने निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में लेगी, लेकिन ना तो इस पंक्ति को स्पष्ट किया गया है तथा न ही सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में कुछ कहा गया है। विशेष बात यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के पालन हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। सामान्यतया यह देखा गया है कि संघीय सरकार का प्रत्येक सदस्य केवल अपने कार्यों के लिए ही उत्तरदायी होता है और यद्यपि संघीय सरकार की बैठक में सहयोग की प्रवृत्ति होती है, परंतु संघीय सरकार के सदस्य एक दूसरे के आचरण और विचारों से बंधे हुए नहीं होते हैं। संसदीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल सामान्यतया एक दलीय होता है। इंग्लैंड में राष्ट्रीय संकट के अवसरों को छोड़कर मिले जुले मंत्रिमंडलों को पसंद नहीं किया जाता और मंत्रिमंडल में बहुमत दल के सदस्य ही होते हैं, किंतु स्विस संघीय सरकार में किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य नहीं वरन स्विस राजनीति में महत्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद और मंत्रिमंडल का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है, किंतु संघीय सरकार और संघीय संसद के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। ब्रिटिश संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। यदि संसद मंत्रिमंडल के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे या बजट में कटौती कर दे तो भी मंत्रिमंडल इसे अपने प्रति अविश्वास मानकर पद त्याग कर देता है, लेकिन स्विस संघीय संसद अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती और यदि संघीय संसद संघीय सरकार के किसी महत्वपूर्ण समझे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो भी संघीय सरकार त्याग पत्र देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करती। परिषद के सदस्य असम्मान को अपनी जेब में रख लेते हैं और संसद की इच्छा शक्ति के सम्मुख झुक जाते हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को भंग करवाया जा सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार संघीय संसद को भंग नहीं कर सकती। स्विट्जरलैंड में संघीय संसद और संघीय सरकार एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते। उनका कार्यकाल केवल इस रूप में परस्पर बंधा हुआ है कि यदि संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद होने के कारण संघीय संसद को विघटित किया जाए तो नवनिर्वाचित संघीय संसद नवीन संघीय सरकार का निर्वाचन करती है। स्विस संघीय सरकार और संसदीय कार्यपालिका के बीच यह अंतर सर्वाधिक प्रमुख है और यह एक अंतर स्विस संघीय सरकार के ब्रिटिश मंत्रिमंडल अथवा अन्य किसी संसदीय कार्यपालिका से अधिकांश अंशों में भिन्नता स्थापित कर देता है। स्विस संघीय सरकार में वैसे नेतृत्व का भी अभाव है जिस प्रकार का नेतृत्व संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल को प्रदान किया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, कार्य संचालन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है और उसका पद समस्त शासन व्यवस्था में बड़ा प्रभावशाली होता है, किंतु स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष केवल समसहयोगियों में ही प्रथम है और उसे यह पद केवल 1 वर्ष के लिए ही प्राप्त होता है। संघीय सरकार की उपयुक्त विशेष बातों के कारण इसे संसदीय व्यवस्था या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका से तुलना। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसकी तुलना हमने पहले की संसदात्मक कार्यपालिका यानी ब्रिटिश कार्यपालिका से। अब हम इसकी तुलना करेंगे यानी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की तुलना अब हम करेंगे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से, ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की कार्यपालिका से, ठीक है। कंपैरिजन विद प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूएसए। स्विस संघीय सरकार अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से कुछ बातों में समान है, कुछ बातों में असमान। अमेरिका की अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के समान स्विस संघीय सरकार में स्थायित्व होता है। इसका निर्वाचन 4 वर्ष की अवधि के लिए होता है और संघीय संसद इसे इस अवधि के पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती। अमेरिका के समान ही स्विट्जरलैंड में भी कार्यपालिका अर्थात संघीय सरकार के द्वारा संघीय संसद को भंग नहीं किया जा सकता है। एक अन्य समानता यह है कि जिस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी
संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, किंतु इन समानताओं की तुलना में असमानताएं जो है अधिक है और वे निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए जानते हैं स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका और अमेरिकी कार्यपालिका में क्या अंतर है दोनों के एग्जीक्यूटिव सिस्टम में। ठीक है, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और अमेरिकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रूप में शासन कार्य का संचालन करती है। राष्ट्रपति पर कांग्रेस यदि कुछ नियंत्रण करती है तो वह परोक्ष और निषेधात्मक ही है, लेकिन स्विस संघीय सरकार व्यवस्थापिका से घनिष्ठ संबंध रखते हुए शासन कार्य का संचालन करती है। संघीय संसद संघीय सरकार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है और इस संबंध में इसे संघीय संसद की अभिकर्ता या एक समिति मात्र कहा जाता है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और उनके मंत्री कांग्रेस से बिल्कुल पृथक रहते हैं और वे कानून निर्माण की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लेते। स्विट्जरलैंड में यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य और संघीय संसद के सदस्य नहीं होते स्विट्जरलैंड में यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते और वे संघीय संसद में मतदान भी नहीं करते, लेकिन वे संघीय संसद में विधेयक प्रस्तावित करते, वाद विवाद में भाग लेते और इस क्षेत्र में संघीय संसद को नेतृत्व प्रदान करते हैं। स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार के सदस्यों का चुनाव संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, किंतु अमेरिका में राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। इन सब के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष अमेरिकी कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति जैसी महत्वपूर्ण स्थिति नहीं रखता और इन दोनों पदों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिका के लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन इसे संसदीय या अध्यक्षात्मक किसी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। डाइसी ने स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की तुलना निर्देशकों की एक ऐसी परिषद से की है जिसकी नियुक्ति संघ की संसद की इच्छा अनुसार संघ के व्यवसाय का प्रबंध करने के लिए की गई हो। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि संघीय सरकार ना तो इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद के समान ही है और ना ही यह संयुक्त राज्य की कार्यपालिका या उन गणराज्यों की कार्यपालिका के समान है जिन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया है और जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। यद्यपि इनमें इन दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण मिलते हैं, लेकिन फिर भी यह इन दोनों से भिन्न है। मुनरो के शब्दों में कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार संसदीय तथा असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण से युक्त तथा दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका के होते हुए भी इसमें एकल कार्यपालिका के गुण पाए जाते हैं। पूर्व संविधान की संघीय परिषद और वर्तमान संविधान की संघीय सरकार की मूल प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए डाइसी, ब्राइस और मुनरो के द्वारा पूर्व संविधान की संघीय परिषद के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर संपूर्ण अंशों में लागू होता है। उत्तरदायित्व व स्थायित्व का योग, कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। संसदीय शासन का सबसे प्रमुख गुण उत्तरदायित्व है, अर्थात वास्तविक शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व की इस व्यवस्था के कारण शासन कार्य जनप्रतिनिधियों की इच्छा अनुसार संपन्न होता है और सरकार निरंकुश नहीं हो पाती। अध्यक्षात्मक शासन का सर्व प्रमुख गुण कुशलता के साथ शासन कार्य किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन का सर्व प्रमुख गुण स्थायित्व है, अर्थात कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है और जिससे उसके द्वारा निश्चितता और कुशलता के साथ शासन कार्य किया जा सकता है। स्विस संघीय सरकार में उत्तरदायित्व और स्थायित्व का बड़ा उपयोगी योग है और इसे संघीय संसद तथा संघीय सरकार के बीच विशेष प्रकार के संबंधों की व्यवस्था करके प्राप्त किया गया है। संघीय सरकार संघीय संसद के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती है और इससे शासन कार्य में जन दृष्टिकोण का समावेश हो गया है, लेकिन संघीय संसद संघीय सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती और न ही संघीय संसद में अपना प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर संघीय सरकार त्यागपत्र देती है। इस स्थिति के संबंध में मुनरो ने कहा है कि संघीय सरकार कानून निर्माण के कार्यों में पूर्ण सक्रियता से या फिर पूर्ण सक्रिय रूप में भाग ले पर यदि उसका सुझाव न माना जाए
तो वह अपना अपमान भी ना समझे, ऐसी आशा संघीय सरकार से की जाती है। इस प्रकार संघीय संसद और संघीय सरकार के पारस्परिक संबंधों में बहुत अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर उत्तरदायित्व और स्थायित्व दोनों ही गुणों को प्राप्त कर लिया गया है। निर्दलीयता, नॉन पार्टीसनशिप, ठीक है, नॉन पार्टीसनशिप स्विस संघीय सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका निर्दलीय स्वरूप है। संघीय सरकार में किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते, वरन उनमें उन सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं जिन्हें संघीय संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। संघीय सरकार इस दृष्टि से भी निर्दलीय है कि सरकार के सदस्य अपने राजनीतिक दलों की सीमाओं में बंधकर कार्य नहीं करते, वरन स्वयं अपने विवेक के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक विचार व्यक्त करते और कार्य करते हैं। वे दलबंदी की सीमाओं के ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की साधना करते हैं। स्ट्रॉन्ग ने कहा है, मंत्रिमंडल यानी संघीय सरकार का रूप दलबंदी पर आधारित नहीं है, वह दल की सीमा के परे है। सदन में वह न तो दल का कार्य करता है और न ही सदन के विभिन्न दलों के कार्य को निर्धारित करता है। सरकार की यह निर्दलीयता उसकी स्थिति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार अपने इस निर्दलीय स्वरूप के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों में मध्यस्थता कर सकती है और उनमें राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सामंजस्य स्थापित कर सकती है। लेकिन निर्दलीयता का तात्पर्य यह नहीं लिया जाना चाहिए कि परिषद के सदस्य राजनीतिक दलों से किसी भी रूप में संबंध नहीं रखते। एक राजनीतिक दल विशेष में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त होने के कारण ही व्यक्ति को सरकार की सदस्यता प्राप्त होती है और सरकार के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे सरकार के निर्णयों को अपने अपने राजनीतिक दलों से स्वीकार कराएं और उन्हें राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई सदस्य अपनी इस भूमिका को नहीं निभा पाता तो सरकार और राष्ट्रीय शासन के लिए उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। हुज ने इस स्थिति के संबंध में कहा है कि दल का समर्थन उसकी वैयक्तिक स्थिति के लिए आवश्यक है तथा यह एक दहेज के समान होता है जो वह मंत्रिमंडल की पारिवारिक परिधि में लाता है। संसद में अपने दलों को साथ लिए बिना वह अपने सहयोगियों के लिए व्यर्थ सिद्ध होगा। इस प्रकार स्विस संघीय सरकार के सदस्य यद्यपि भारत, ब्रिटेन या अमेरिकी कार्यपालिका की तुलना में अपेक्षाकृत निर्दलीय है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि परिषद की सहायता और उसके कार्यों का राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं होता है। ब्राइस ने इस स्थिति का सही विश्लेषण करते हुए लिखा है कि यह यानी संघीय सरकार दल के बाहर है, दल का कार्य करने के लिए नहीं चुनी जाती, दल की नीति निश्चित नहीं करती, परंतु फिर भी यह दलीय प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं है। विशेषज्ञों की परिषद काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स ब्रिटेन और भारत की संसदीय व्यवस्था और कुछ सीमा तक अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत भी मंत्रीगण अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें अपना यह पद लोकप्रियता, सामान्य प्रशासनिक योग्यता, राजनीतिक दल में अपने स्थान और कार्यपालिका प्रधान की व्यक्तिगत कृपा के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में परिषद सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और मोटा, काफ तथा बेल्टी जैसे सदस्यों के द्वारा क्रमशः 30, 27 और 25 वर्ष तक इसके सदस्य के रूप में कार्य किया जा चुका है। यह भी परंपरा है कि पुनर्निर्वाचन पर साधारणतया एक व्यक्ति को वही विभाग दिया जाता है जिस विभाग के प्रधान के रूप में उसके द्वारा कार्य किया जा चुका है। यह स्थिति संबंधित सदस्यों को उनके विभागों के पूर्ण विशेषज्ञ बना देती है। सदस्यों की विशेषज्ञता को लक्ष्य करते हुए लावेल ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में परिषद के सदस्य अपने अपने विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष तथा प्रमुख सचिव दोनों होते हैं। संघीय चांसलरी और स्विस चांसलर, फेडरल चांसलरी एंड स्विस चांसलर। संविधान के अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि संघीय चांसलरी संघीय सरकार का सामान्य कर्मचारी वर्ग है। इसका निर्देशन संघीय चांसलर द्वारा किया जाएगा। संघीय चांसलरी संघीय सरकार और संघीय संसद का सचिवालय है जिसकी प्रस्थापना 1931 में की गई थी। इसके विशेष कर्तव्यों में संघीय संसद और सरकार द्वारा कानूनों का प्रशासन, प्रशासकीय प्रलेखों का अनुवाद और उन्हें अपने अधिकार में रखना, संघीय चुनावों व लोक निर्णय और आरंभिक की व्यवस्था करना है। कुछ विशेष कानूनों और अध्यादेशों पर राज्यमंडल के अध्यक्ष के साथ साथ संघीय चांसलरी के प्रधान के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते हैं। संघीय चांसलरी
का प्रधान संघीय चांसलर होता है, जिसे सभा द्वारा संघीय परिषद के सदस्यों के साथ ही 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। व्यवहार में उसका पुनर्निर्वाचन होता रहता है और वह पद निवृत्ति की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। उसके अधीन एक या अधिक वाइस चांसलर होते हैं और उसके कार्यों में सहायता देने के लिए अन्य अनेक पदाधिकारी होते हैं। संघीय चांसलर संघीय संसद तथा संघीय सरकार दोनों के सचिव के रूप में कार्य करता है। वह संघीय संसद के कार्य का पूरा रिकॉर्ड रखता है। वह संघीय सरकार की बैठकों में भाग लेता है और सरकार के कार्यों की रिपोर्ट करता है। वस्तुतः वह समस्त नागरिक सेवाओं का प्रधान होता है।